गुड इवनिंग दोस्तों। आज ही भी सभी हिंदी की क्लासेस के लिए अभी कंटिन्यू करते हैं क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास में आपका क्या हुआ था बताइए प्लीज। लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था विकारी अविकारी शब्दों में हमने? क्या वॉइस क्लियर है भाई? क्या वॉइस क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। क्या क्रिया हो गई थी भाई आपकी लास्ट संडे? क्रिया से स्टार्ट करवाना था, ठीक है। चलो, देखिए भाई, क्रिया क्रिया का मतलब भाई कोई भी काम, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड, ठीक है। कोई भी काम, कोई भी क्रिया जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं भाई, ठीक है। अब क्रिया कोई भी काम हो सकता है, आप पढ़ रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, है ना, ये सभी, ठीक है। अब ये बताइएगा कि जैसे कि रवि तैरता है तो तैरना क्या हो गया? क्रिया हो गई। बच्चे रोते हैं तो रोना क्या हो गया? ये क्रिया हो गई, एक्शन। बारिश हो रही है ना, तो होना क्या हो गया? ये क्रिया हो गई, ठीक है। और नविता पढ़ रही है तो पढ़ना क्या हो गया? ये आपकी क्रिया हो गई, ठीक है। अभी क्रिया के भेद, तो क्रिया के भेद भाई कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, है ना। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तो इसी प्रकार से हिंदी में भी आपका अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। अकर्मक एंड सकर्मक क्रिया होती है। जैसे अकर्म मतलब बिना कर्म के, अकर्म मतलब बिना कर्म के, ठीक है। अकर्मक क्रिया, जब क्रिया किसी कार्य के साथ उसे अकर्मक क्रिया आती है। जैसे जिस बिना कर्म के आती हो, जो क्रिया बिना कर्म के आती हो उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रश्मि पढ़ती है ना, रश्मि क्या पढ़ती है? यदि इससे क्वेश्चन क्या कर लिया जाए ना, तो क्या कर लिया जाए? यदि आंसर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया, और यदि आंसर नहीं मिलता, यदि उत्तर नहीं मिलता है तो आपका क्या हो जाएगा भाई? ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे मोहन चला गया, कहाँ चला गया, है ना, तो ये नहीं पता, तो आप कह सकते हो कि इसके साथ कर्म नहीं है, और जो बिना कर्म के आती है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। इसी के साथ बच्चे खाते हैं, क्या खाते हैं? पता नहीं क्या खाते हैं, बच्चे खा रहे हैं, तो आपका क्या होगा? ये अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है भाई। अब सकर्मक क्रिया भाई, दूसरा क्या है? सकर्मक क्रिया। जब क्रिया कर्म के साथ आती है ना, जब क्रिया कर्म के साथ आती है तो वो क्या होती है? उसे अपनी सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रश्मि, पहले एग्जाम्पल था, उदाहरण था कि भाई रश्मि क्या रश्मि पढ़ती है, लेकिन क्या पढ़ती है नहीं बताया। लेकिन अभी क्या है कि रश्मि पुस्तक पढ़ती है, तो हमें क्या का आंसर मिल गया? पुस्तक। तो ये क्या है? हमारा कर्म है। ये क्या है? हमारा कर्म, ठीक है। तो पढ़ क्या रही है? कर पुस्तक, ठीक है। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? पढ़ना, सकर्मक, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चे खाते हैं, क्या खाते हैं? हलवा खाते हैं, तो ये मतलब कर्म का आंसर मिल जाए आपको, तो कर्म के साथ जो क्रिया की जाती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। पहचान देख लीजिए आप, जब क्या और किसको का आंसर उत्तर मिल जाए तो वो आपका सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है भाई। अब सकर्मक क्रिया भी देखिए, चाय बनी, क्या बनी? चाय बनी। रस्सी ऐठी, क्या ऐठी? रस्सी ऐठी। मोहन को दिया, किसको दिया? मोहन को दिया, ठीक है। और राघव ने मोहन को पीटा, तो किसने पीटा? राघव ने।
ठीक है, पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? पक्षी। इसी प्रकार आपके सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है। एक तो होता है एक कर्मक, जिसमें एक ही कर्म हो, है ना, जिसमें एक कर्म हो। जैसे अध्यापक ने पुस्तक पढ़ी, तो अध्यापिका ने पुस्तक पढ़ी, तो अध्यापिका क्या है भाई यहाँ पे? करता है, ठीक है। कर्म क्या है? पुस्तक, और क्रिया क्या हो? पढ़ना, ठीक है। और आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, या नाना नानी को छोड़कर जिसमें भी न या ना आए, है ना, नाना नानी तो क्या हो जाएंगे आपके? बताइए भाई, नाना नानी क्या हो जाएंगे? कर्म है, कर्ता होंगे, क्रिया होंगे, कर्म होंगे, क्या होंगे? संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, क्या होगा? नाना नानी क्या होंगे? नाना नानी तो क्या हो जाएंगे भाई? आपकी संज्ञा में आ जाएंगे, और संज्ञा और सर्वनाम हमेशा आपके क्या बनते हैं भाई? कर्ता बनते हैं ना, ठीक है। तो और न या ना, आप किसी को भी उठा के देख लेना, न या ना आ जाए तो आपका क्या होगा? वो क्रिया होगी। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सभी क्रिया होती है, ठीक है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। आइडेंटिफाई भी करना हो आपको, पहचान भी करनी हो, तो जिसमें आप जैसे पढ़ी, पढ़ना, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। फिर नाम धातु क्रिया के बारे में भी बताएंगे, फिर उसमें आपको बता देंगे कि भाई किस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से क्रियाएं बनती है, तो नाम धातु क्रिया में ये आपको बता दें, ठीक है। अभी द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है अभी देखिए। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जब क्रिया एक से अधिक कर्मों के साथ आती है तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ये आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। द्विकर्मक क्रिया का पहचान कीजिए, इनमें से कौन सी है, ऑप्शन दे देते हैं वो, ठीक है। तो अध्यापिका ने बच्चों को, ठीक है, को पुस्तक पढ़ाई, ठीक है। तो किनको पढ़ाई भाई? बच्चों को, और क्या पढ़ाई? पुस्तक, ठीक है। तो किसको और क्या का आंसर दोनों का मिलकर रहा है यहाँ पर। किसको? बच्चों को, ठीक है। और भाई दूसरा क्या, ठीक है, इसका भी उत्तर मिल रहा है। तो ये द्विकर्मक क्रिया दोनों में आंसर उत्तर। अब भाई रचना के आधार पर क्रिया के भेद, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख्य क्रिया, जो आपकी मेन वर्ब होती है इंग्लिश में, वैसे ही, ठीक है। तो मुख्य क्रिया क्या होती है भाई? जब क्रिया वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग हो, जब किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो, ध्यान रखना, वो मुख्य क्रिया होती है। जैसे आपका कटप्पा ने मारा, हाथी गया, है ना, मारा, गया, खाया, ये सारी क्या है? आपकी मुख्य क्रिया है यहाँ पर। लेकिन सहायक क्रिया भाई हेल्पिंग वर्ब, है ना, इंग्लिश में क्या होती है? हेल्प करनी। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है भाई? हेल्प करना किसे? जब क्रिया, मतलब क्रिया किस समय में हो रही है ना, क्रिया किस समय में हो रही है ना, वो समय को बताने के लिए आपका किसके प्रयोग करता है? सहायक क्रिया का यूज होता है। जैसे मुख्य क्रिया के बाद जो क्रिया बच जाती है, ठीक है, वैसे तो इसमें पढ़ने में तो आपको ऐसे लगता होगा कि मुख्य क्रिया के बाद जो बच जाती है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये टाइम को भी बताती है आपकी, ठीक है, उसको सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो रहे हैं, ठीक है, पढ़ना तो क्रिया होगी, लेकिन ये साथ को भी, टाइम को भी बता रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद मुख्य क्रिया तो क्या थी? पढ़ना, है ना, बच्चे पढ़े, मैं इतना बोल देता तो ये मुख्य क्रिया क्या आ जाती है आपकी, लेकिन उसके साथ टाइम भी बता दिया इन्होंने, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? सहायक क्रिया हो जाएगी। जैसे पानी चला गया, है ना, पानी चला गया, पास्ट को बता दिया इसने, है ना, भूतकाल को बता दिया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा भाई? सहायक क्रिया में शामिल हो जाएगा। अभी संयुक्त क्रिया भाई, जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रिया आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं भाई? संयुक्त क्रिया बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जैसे बच्चे खाना खा चुके हैं, खाना खा चुके हैं, ठीक है, ये अब ये एग्जाम में पूछा जाता है आपके, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पूर्वकालिक क्रिया आपके, ठीक है भाई, पूर्वकालिक क्रिया, ये याद रखना आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है। जैसे मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आ जाती है उसे, मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आ जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें एक ध्यान रखना एक बात, क्रिया के साथ कर शब्द का यूज होगा, पढ़कर, सोकर, जाकर, ऐसे, ठीक है, खाकर, पीकर, ठीक है, इस प्रकार का। तो इसमें क्या है? मुख्य क्रिया से पहले एक बात याद रखना, मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आ जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़कर सो गई, ठीक है,
पढ़कर सो गए। ऐसी प्रकार से राहुल दूध पीकर, ये कर आइडेंटिफाई रहेगा आपका, आप आराम से पहचान कर सकते हो कि भाई पूर्वकालिक क्रिया होती है, मुख्य क्रिया से पहले वो क्रिया आ जाती है, पूर्वकाल पहले जो क्रिया आ जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, इसमें कर को आप ध्यान रखिएगा। पहचान, जिस क्रिया के पीछे कर लगा मिलता है। मैं बार बार आपसे फोकस कर रहा हूं कि इस बात पर कि भाई जिस क्रिया के साथ कर मिले वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। प्रेरणार्थक क्रिया भी आपकी एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा है ना, प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेट करना। और मोटिवेट कब करोगे आप किसी को, जब अपना काम निकलवाना हो आप हैं, आप जब भी तो करते हो किसी को मोटिवेट, है ना भाई, कि भाई मेरा काम बन जाए, है ना। ऐसा नहीं है, आप वैसे भी मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, किसी को। तो भाई प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है, जब जो वक्ता है, बोलने वाला है, तो संयुक्त क्रिया, स्वयं क्रिया ना करके, ठीक है, स्वयं क्रिया ना करके, ये स्वयं क्रिया ना करके, संयुक्त गलत है, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, स्वयं क्रिया ना करके, ठीक है, किसी और से क्रिया करवाने का आदेश देता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके भी, तुम चले जाना। जैसे भी वो स्वयं नहीं जा रहा, मतलब करता स्वयं नहीं जा रहा, और वो किसी दूसरे को बोल तुम पढ़ लो। ठीक है, माँ बच्चे को सुलाती, ठीक है, माँ बच्चे को सुलाती है, राधा मोहन से नाच नचवाती, हाँ, नाच नचाती है या नचवाती है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सारी क्या होंगे भाई, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा भाई, आप बता दीजिएगा यदि ज्यादा जल्दी है तो। ठीक है, स्पीड ठीक है क्या? ओके, ठीक है। तो अब देखिए भाई, नेक्स्ट नाम धातु क्रिया, ये आपको एक बार जैसे कि काफी एग्जाम में पूछा गया है कि भाई नाम धातु, एक्चुअल में धातु क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल में धातु क्या होता है, जैसे आप देखिएगा कि जब संज्ञा सर्वनाम, हाँ जी, ओके, कोई बात नहीं। देखिए, जब भाई संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से क्रिया बनाई जाती है ना भाई, आप शायद आप प्लीज अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए, आपका आवाज डिस्टर्ब कर रही है, या तो प्लीज बताइए, कुछ काम है तो। ठीक है, तो देखिए भाई, आप जब संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण से क्रिया बनाई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया बोलते हैं, नाम धातु क्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्रिया के 6 भेदों में ये एक 6वां भेद है आपका, नाम धातु क्रिया। जैसे रंग से, अब रंग क्या है, ठीक है, रंग क्या है, रंगना, ठीक है, हम से शर्माना, अपना से अपनाना, गर्म से गरमाना। तो ये सारी क्या है, आना, इसमें ना प्रत्यय या प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय लगाकर आपका क्या बनाया जाता है भाई, क्रिया बनाई जाती है। ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द में, जैसे से, फे, ले, तो ते, ता क्या है, सफल मूल शब्द है भाई, सफल क्या है आपका मूल शब्द है। मूल शब्द का मतलब जिसका मीनिंग निकलता हो। ठीक है, सार्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द, आप ध्यान रखिएगा, सार्थक शब्द। और आपको एक बात मैं बता देता हूं अभी, कि आपको कभी भी उपसर्ग और प्रत्यय याद नहीं करने। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय याद नहीं करने, सिर्फ एक बात का डिफरेंस याद ध्यान देना है आपको, कि सिर्फ आप इसको, मूल शब्द को आप ध्यान रखिए कि इसका कोई ना कोई मीनिंग जरूर निकलेगा, इसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ जरूर निकलेगा आपका। ठीक है, यदि इसका सार्थक अर्थ निकलता है, और इस अव्यय को हटा दीजिए, उपसर्ग और प्रत्यय में अव्यय यूज होता है जिसका कोई खंडन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब मान लो इसमें सफलता, और जैसे कि यदि मैं इसके आगे नी और लगा दूं तो नी सफल, है ना, जैसे ऐसे बोल देते हैं भी नी सफल। ठीक है, तो इसका मतलब नी क्या है, ये उपसर्ग है आपका। ठीक है, प्रीफिक्स सुफिक्स आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में। ठीक है, प्रीफिक्स सुफिक्स आपने पढ़ा होगा, तो यही उपसर्ग और प्रत्यय है। ठीक है, इसमें तो आप सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा कि जो जिस शब्द का आपका मीनिंग निकल आए, अर्थ निकल आए, सार्थक अर्थ निकले, उस शब्द को हटा लीजिए, एक बार अलग कर लीजिए, और बाकी पीछे आगे के शब्द को हटा के देख लीजिए, प्रत्यय बचेगा या उपसर्ग बचेगा। ठीक है, ऐसे ही करिएगा आप, नहीं तो आप उपसर्ग में और प्रत्यय में याद करने बैठोगे तो वैसे ही, और ये बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है याद करने। ठीक है,
धातु भाई क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भाई, धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार एक वन लाइनर में पूछ लेते हैं कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, क्रिया वचन कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं अलग अलग ऑप्शन में। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बेटा, धातु कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, जैसे प्रीति ने सांप को मारा, ठीक है, राम ने रावण को काटा। ठीक है, क्रिया। अब भाई कारक देख लीजिए। ठीक है, इसमें हम कारक पढ़ेंगे अभी। अब ये थोड़ा पीडीएफ में आगे पीछे हो गया था पेज। कारक, कारक किसे कहते हैं, जो क्रिया का संबंध, जो क्रिया का संबंध भाई, एक तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कारक के कितने भेद हैं, तो आप प्लीज ये याद रखिएगा। आपके ज्यादातर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के 8 भेद हैं। ठीक है भाई, कारक के 8 भेद हैं, तो आप याद रखिएगा इस बात। तो क्रिया का संबंध वाक्य में कोई अन्य शब्द, ठीक है, दूसरे शब्द के साथ बताता है, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, कारक कहते हैं। अब देखिए कारक के 8 भेद हैं। ठीक है, कारक के कितने भेद हैं भाई, 8 भेद हैं। अब देखिए क्या, कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। इसमें होता क्या है भाई, देखिए ये विभक्ति का लोप है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सब मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, फिर से मैं थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं आपको। ठीक है, तो भाई इसमें कर्ता ने, है ना, कोई ना कोई कार्य कोई कर्ता करने वाला मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, उसके बाद कर्म, कर्म के आधार पर होगा। कर्म का मतलब क्या है, कोई ना कोई साधन जिसका प्रयोग किया होगा आपने। ठीक है, संप्रदान के लिए मतलब इसमें हमेशा कारण मिलेगा कि कोई भी कार्य किसके लिए किया गया, कारण मिलेगा इसमें, रीजन मिलेगा आपको। ठीक है, अपादान का मतलब कहता है आपको इसमें अलगाव दिखाई देगा। ठीक है, अलगाव का मतलब जुदाई, गैप। ठीक है, अलग होना। ठीक है, एक तरीके से आप याद रखते हो, अलग होना। जैसे एग्जाम्पल कि भाई जैसे सीमा, मान लो सीमा बस से उतरी, है ना, तो बस और सीमा अलग अलग हो गए, है ना। गंगा हिमालय से निकलती है ना, तो ऐसा हिमालय और गंगा अलग अलग हो गए, तो अलग होना, या पत्ते पेड़ से गिरते हैं, तो इस प्रकार से क्या होगा आपका, ये होगा अपादान का। अधिकरण, एक बात ध्यान रखिएगा, अधिकरण में क्या होता है भाई, ये मान लो यहां पर एक बुक रख दी मैंने, ठीक है, तो ये टेबल है, ठीक है, तो मेज है, ठीक है, इस पे आप याद रखिएगा कि भाई टेबल पर पुस्तक रखी है, ठीक है ना, तो मेज पर पुस्तक रखी है, तो पुस्तक जिसने जितना भी स्थान ग्रहण किया है, तो ये क्या होगा आपका अधिकरण। ठीक है, स्थान ग्रहण करना ही, अधिकरण करना ही, ये क्या कहलाता है, अधिकरण। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, इस तरह के काफी एग्जाम्पल आएंगे आपको, मैं बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद भाई संबंध, तो भाई ये संबंध तो आपका पता ही है भाई, संबंध दिखाएगा एक नाउन से, वाक्य से, प्रोनाउन से, एक शब्द दूसरे में। संबोधन, है ना, इसमें आपका ये विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा और संबंध दिखाएगा, तो इसमें और विस्मयात्मक तरीके के भी इसमें शब्द का यूज करो। ठीक है, जैसे विभक्ति चिन्ह को प्रसर्ग कहा जाता है, प्लीज ये आप ध्यान रखिए। विभक्ति चिन्ह थे जितने भी हमारे, ये ने, ना, द्वारा, के द्वारा, ये सब ये विभक्ति चिन्ह थे, और इनको क्या प्रसर्ग कहा जाता था, प्रसर्ग। ठीक है, अब जो विभक्ति चिन्ह जिस कारक का है, वह उस कारक का वाक्य में उस विभक्ति चिन्ह से ठीक पहले मिलेगा। आप जैसे कि एग्जांपल देखिए, कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला, है ना, कर्ता किसे कहते हैं भाई, क्रिया को, ये डूअर, जो आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो, डूअर। ठीक है, एक्शन कौन करता है, डूअर, क्रिया कौन करता है, कर्ता करता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे अब मैं पूछूं भाई चंचल पढ़ती है ना, चंचल ने पढ़ा, ठीक है, चंचल ने खाना खाया, क्या किसने खाया, चंचल ने खाया। ठीक है, ने, कर्ता ने। ठीक है, इसी प्रकार से कर्म कारक, जिस शब्दों के ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है या असर पड़ता है, ठीक है भाई, क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है भाई, उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक। आप देखिएगा, निधि चाय पीती है ना, निधि चाय पीती है ना, निधि तो हो गई भी कर्ता, लेकिन चाय क्या पी रही है, वो चाय पी रही है। ठीक है, उसका प्रभाव, यह राम की पुस्तक है, यह पुस्तक राम की है। ठीक है, और मोहन राम का भाई है। इस प्रकार से ये इसका संबंध दिखाता है। ठीक है, संबोधन क्या है अभी,
देखिए भाई, संबोधन जब किसी को बुलाया जाता है या पुकारा जाता है तो उसे संबोधन करता है। जैसे अरे अब ये चेन देखना, ये विस्मयादि भी है आपका, ठीक है, और ये आपका संबोधन कारक भी है। ये एक छोटा सा अंतर है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे राम मुझे पास करा देना, ठीक है, हे राम मुझे पास करा देना, आप भी बोलते हो ना भाई, है ना, हे भगवान मुझे पास करवा देना, ऊपर वाले मुझे पास करवा देना, ठीक है। कब बोलते हो? जब तैयारी नहीं होती, है ना, जब तैयारी नहीं होती, तैयारी होती है तो नहीं बोलते भगवान को कभी, ठीक है, तैयारी होती है तो आप नहीं बोलते। भैया आगे पीछे हो गया था थोड़ा, इस वजह से पीडीएफ रीअरेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कर्ण कारक जिसे साधन, जिस साधन से क्रिया की जाती है, ठीक है भाई, साधन का प्रयोग मैंने पहले बताया था आपको, जिस साधन से क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? हम कर्ण कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे ललिता ने कुत्ते को चाकू से काटा, है ना, ठीक है, चाकू से, चाकू का यूज किया गया। सरला बस से आई, देखो एक बात ध्यान रखना, बस से आई और बस से उतरी, यदि उतरी आ जाता है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता? क्या हो जाता? अपादान हो जाता, ठीक है भाई, क्या हो जाता? अपादान हो जाता, ठीक है। उसके बाद भाई नेक्स्ट देखना, संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए, मैंने बताया था ना, जिसके लिए क्रिया की जाए कोई ना कोई रीजन मिलेगा संप्रदान के लिए, है ना। जैसे रश्मि को चॉकलेट दे दो, ठीक है, वह खाना खाने के लिए शादी में गई, भाई किस लिए गई वो? है खाना खाने के लिए, है ना, शादी देखने नहीं गई थी भाई, खाना खाना गई थी, ठीक है। हम भी सब लोग ज्यादातर खाना खाने ही जाते हैं शादी में, ठीक है। तो अपादान भाई नेक्स्ट, जहां एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलगाव, अलग होना पाया जाता है, ये आप ऐसे याद रखोगे ना भाई, अलग होना पाया जाता है, तो आपको जल्दी से मार्क कर आओगे आंसर, है ना। ऑप्शन में आपके आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसमें आराम से कर आइएगा, ठीक है। अपादान कारक कहते हैं इसे, जैसे जैसे सरला बस से उतरी, है ना, बस से उतरना, वृक्ष से पत्थर पत्ते गिरते हैं, ठीक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, किससे निकलती है? हिमालय से अलग होती है, ठीक है। ये वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं, ठीक है, सरला बस से अलग होती है, ये अलग होना यहाँ पर आपका तीनों में अलग होना दिखाएगा, इसमें अलग होना दिखाएगा, ठीक है भाई, आपका अलग होना। उसके बाद अधिग्रहण, जहां पर क्रिया की जाती है वहां अधिकरण कहते हैं। और मैंने आपको एक बात पॉइंट बताया था कि जहां पर भी जगह घेरा जाए, है ना, अधिकरण कहलाना, है ना, है ना। आपको नहीं कहता भाई ये प्रॉपर्टी अधिकृत है इस गवर्नमेंट के तहत, है ना, तो अधिकरण का मतलब क्या होता है? कब्जा, है ना। तो जहां पर भी आपको लगे कि ये जगह घेरी जा रही है तो वहां अधिकरण कार्य करके आना आप, ठीक है भाई। इसमें देखिएगा कि जहां पर क्रिया की जाती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे बेंच पर बैठे हैं, तो जहां जो बेंच है, अपनी जो एरिया है बेंच पर जहां बच्चे बैठे हैं वो अधिगण है, वो जगह घेरे हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका अधिगण कारक में आ जाएगा, ठीक है। हाथी नदी में नहा रहा है ना, नदी क्या है और में नहा रहा है, तो जितना भी हाथ, ये पूरी नदी है मान लो, ठीक है, ये नदी है पूरी, और यहाँ पर यदि हाथी नहा रहा तो इतनी जगह जो घिरी हुई अधिग्रहण है, नदी में नहा रहा है, में और पर इसकी विभक्ति है ना, विभक्ति चिन्ह क्या है इसमें? में और पर, ठीक है, ऐसे भी याद रखिएगा आप भाई। नेक्स्ट, कुत्ता गली में खड़ा है, तो जिस जगह पर खड़ा है वो मान लो कहीं पर भी पॉइंट पे खड़ा है, तो ये गली है मान लो, तो क्या होगा? ये अधिग्रहण, ठीक है भाई। तो ये आपके लगभग हमने आपके कारक करवा दिए, ठीक है। अब भाई आते हैं समास, ठीक है, समास, ठीक है, आपका दो स्वतंत्र शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, है ना, दो स्वतंत्र शब्द के मेल से। और भाई दो शब्दों को यदि वाक्य में प्रयोग किया जाए तो हमने क्या बताया था आपको क्लास में, क्या बन जाता है वो? दो शब्दों को यदि वाक्य में प्रयोग कर लिया जाए तो क्या कहलाएगा वो? आप बताइएगा भैया, चलो ऑप्शन दे देते हैं, आप बताइएगा, ऑप्शन ए, बी एंड सी, डी, ठीक है।
बताइए भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। जब दो शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तो क्या बनता है? ऑप्शन ए है आपका गद्य, ऑप्शन बी है पद, ऑप्शन सी है शब्द, ऑप्शन डी है आपका वाक्य। प्लीज कमेंट कीजिएगा आप सभी, ठीक है। हाँ जी, बी पद, ठीक है भाई। हाँ शेखर जी, आपका ठीक है आंसर, ठीक है, ठीक है। तो भाई ये क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा, ठीक है। जैसे चार, ये अलग शब्द है, पाई अलग है, तो ये शब्द बन गया चार पाई, ठीक है। पिता जमा में अंबर, पीतांबर, ठीक है। अब भाई बात करते हैं, प्रत्येक समास में दो पद होते हैं, ठीक है भाई। प्रत्येक समास में दो पद होते हैं। ऐसा ही पूछा जाता है कि भाई तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ठीक है। अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। ऐसा समास बताइए जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभी हम पढ़ेंगे, आप देखोगे फिर देखना। प्रत्येक समास में दो पद होते हैं। एक बात तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। या तो दोनों पदों को पहला पद प्रथम पद, ठीक है, दूसरा पद या पूर्व पद कहा जाता है, और दूसरा पद उत्तर पद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या उत्तर पद के नाम से जाना जाता है, पूर्व पद और उत्तर पद कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा भाई, जब कोई शब्द दूसरे शब्दों के साथ जुड़ जाता है तो शब्द शब्द न रहकर क्या बन जाता है भाई? पद। यही मैंने आपसे ऑप्शन में देकर पूछा था, यही क्वेश्चन मैंने आपसे ऑप्शन में देकर पूछा था। इस प्रकार से आपके एग्जाम में आते हैं, इस प्रकार से आपके एग्जाम में आते हैं। कई बार इस प्रकार से दे देते हैं, कई बार ये समास के आपका पद पूछ लिया जाता है कि भाई इस समास में कौन सा पद प्रधान है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल, तो आप देख लीजिएगा इसे। भाई आपका फरमान जी, विशाल जी, खुशी जी, शेखर पंडित, सभी, शीतल जी, आप सभी बताइए कोई ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रही अभी? ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। देखिएगा भाई, इसमें जब कोई शब्द, बता दिया मैंने कि शब्द शब्द न रहकर वो क्या कहला जाता है? पद कहलाता है, ठीक है। और हमने स्टार्टिंग कहां से की थी? पद परिचय से की थी आपकी, है ना। ये पद के बारे में बताइए, पद परिचय के बारे में, ठीक है। उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विकार, इसमें क्रिया हमने विकारी शब्द किया था, और उसके बाद फिर अविकारी शब्द हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी दोनों शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया समस्त पद कहलाती है। उसी क्या बोलते हैं? दोनों शब्दों को मिलाने की जो प्रक्रिया है उसे समस्त पद कहते हैं, उसे ही समास कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं बेटा? समास कहते हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि भाई समास का विग्रह होता है, ठीक है, विच्छेद नहीं होता, संधि का विच्छेद होता है। आप ये बात ध्यान रख ली, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भाई क्या समास का विच्छेद, समास को विच्छेद किया जा सकता है? नहीं, वर्णों का विच्छेद होता है, ठीक है। वर्णों का विच्छेद होता है, शब्दों का विच्छेद होता है, ठीक है, लेकिन पदों का विच्छेद नहीं होता है, विग्रह होता है, ठीक है। जब इन दोनों को अलग अलग किया जाता है तो समास विग्रह कहलाता है। ये आप इंपोर्टेंट है, ये लाइन आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ये आपके भाई सभी एग्जामों में पूछी जाती है, लगभग सभी एग्जामों में हिंदी इस तरह से पूछी जाती है, हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन, ठीक है। जैसे दोनों अलग अलग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं भाई? समास विग्रह, ठीक है, समास विग्रह कहलाते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ है आपके, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आया हो तो इस पर ध्यान रखिएगा। नोट, समास विच्छेद नहीं बल्कि संधि में विच्छेद होता है, ठीक है। और संधि में भी किनका विच्छेद होता है बेटा? वर्णों का विच्छेद होता है। आप ध्यान रखिएगा, ये किसका? ये वर्णों का विच्छेद होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये वर्णों का विच्छेद होता है, ठीक है, संधि में भी। अब बात करते हैं अव्यय भाव समास के। इसमें देखो अव्यय है ना, अव्यय भाव समास। एक तो ये कैसा शब्द है? विकारी है भाई, अविकारी? आप प्लीज बताइएगा, विकारी है या अविकारी है? विकारी या अविकारी? ए और बी, ये तो आप बता सकते हो जल्दी, विकारी या अविकारी? ओके, विकारी या अविकारी, ठीक है, बताइएगा। ठीक है, अब देखिए भाई, इसमें आपका अव्यय भाव समास तो पहला पद प्रधान होता है, जिसमें इसमें पहला पद प्रधान होता है और ये अविकारी शब्द होता है। सभी का आंसर ठीक है आपका, ठीक है, सभी का आंसर ठीक है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, जिसे समास में पहला पद
या अव्यय हो उसे पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग भी होता है। भाई इसमें जो सेम शब्द होते हैं ना, लगा, जैसे रात और रात सेम शब्द है, पुनरुक्त शब्द है, बार बार शब्दों की आवर्ती हो रही है, तो वो किस समास में आएंगे भाई? आपके अव्ययभाव समास में। इसको क्या बोल देते हैं? रातों रात। इसको क्या बोल देते हैं? रातों रात। ठीक है, इस प्रकार से भी हम लिखते हैं रातों रात। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, रातों रात। ठीक है, तो देखते हैं अभी जैसे, तो इसमें पहचान कैसे करेंगे भाई? आप देख लीजिए पहचान कैसे करेंगे इसकी, कि पहला पद प्रधान होता है, एक तो ध्यान रखिएगा, पहला पद प्रधान होता है इसमें जिस समास में पहला पद अव्यय हो और पुनरुक्ति शब्दों का प्रयोग हुआ हो, है ना, मतलब बार बार शब्दों का प्रयोग हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे बेटा? अव्ययभाव समास बोलेंगे, है ना, उसे क्या बोलेंगे? अव्ययभाव समास बोलेंगे। जैसे समास, जैसे आजीवन, है ना, जीवन पर्यंत। एक कौन सा पैरामिलिट्री की लाइन है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, बताइए भैया, जीवन पर्यंत कर्तव्य किसकी लाइन है? बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ या एसएसबी? बताइएगा भैया। बताइएगा भाई, आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, इसमें भाई आजीवन, भर पेट, प्रतिदिन, है ना, आकंठ, कंठ तक, ठीक है, यथाशक्ति, है ना, आजीव जन्म, रातों रात, है ना, हाथों हाथ, है ना, बातों बात, दिनों दिन। ठीक है, ऐसे आपके ये शब्द देखने को मिलेंगे। हाँ जी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आईटीबीपी, ठीक है भाई, आईटीबीपी है। ठीक है, अव्यय, भाई अव्यय का क्या है? जिसका खंडन नहीं किया जा सके, है ना, अव्यय को किसे कहते हैं? जिसका खंडन नहीं किया जा सकते। जिन शब्दों के लिंग वचन नहीं बदलते, है ना, उन शब्दों को क्या कहते हैं? लिंग वचन और काल भी बोल सकते हो, काल पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता, है ना, व्याकरण की कोटियों को भी कोई इफेक्ट नहीं होता, अविकारी शब्द होता है, उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे आपके लड़के आ गए, लड़की आ गई, तो आ क्या है? आपका अव्यय है ना, यहाँ पर आ क्या है बेटा? आपका अव्यय है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिंग से, वचन से, है ना, काल से, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, लड़के के प्रति दया करो, जैसे के प्रति, है ना, के प्रति, देखें, है ना, दया करो, लड़की के प्रति दया करो, तो मतलब इससे क्या, लिंग चेंज होने से के प्रति का तो कोई चेंज नहीं आया ना भाई, इनके ऊपर तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, तो ये क्या कहता है? अव्यय शब्द कहता है। और ध्यान रखिएगा इसमें अव्यय प्रथम, यदि अव्यय शब्द आ जाए, अव्यय समास आ जाए, तो इसमें पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, उसके बाद भाई सेकंड नंबर पर देखिएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, पद पद मिलकर समस्त पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो जिस समास में न तो पहला पद और न ही दूसरा पद, ध्यान रखना, न तो पहला पद और न ही दूसरा पद आपका प्रधान हो, बल्कि दोनों पद को मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे भाई? बहुब्रीहि समास कहेंगे। तीसरे पद की ओर आप देखना भाई, नील, है ना, तीसरे पद की ओर, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, है ना, आपने सुना होगा ना नीलकंठ, किसको कहा जाता है भाई नीलकंठ? कमेंट कीजिए भाई जल्दी, है ना, है ना, नीलकंठ किस भगवान को कहा जाता है? प्लीज बोलिए, किसी को भी नहीं पता भाई नीलकंठ किस भगवान को? हाँ जी, शिव जी को, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो भाई देखिएगा एग्जांपल देखिए आपको, जैसे लंबोदर, कौन से भगवान को कहा जाता है लंबोदर? पीतांबर, चारपाई, हाँ जी, बोले बाबा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इशारा सूचक जिसका, जिसे, जिसको, जिसे, जिसकी, ठीक है, ये शब्द सभी आपके चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रचूड़, है ना, श्वेतांबर, दिगंबर, ये सभी आपके किस में आएंगे भाई? बहुब्रीहि समास में। उसके भाई भाई द्वंद्व समास देखिएगा ना, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। बहुब्रीहि में तो दोनों पद प्रधान नहीं है, कोई अन्य शब्द का ही मीनिंग निकलता है। अच्छा, इसका ये याद रखिएगा प्लीज, इशारा सूचक शब्द याद रखिए, जिसका, जिसने, जिसको, जिसके, जिसकी। ठीक है, बहुब्रीहि समास में। ठीक है, ठीक है, जैसे उधर है जिसका लंबा, है ना, लंबोदर, कौन भगवान होता है लंबोदर? है ना, कौन होता है? गणेश जी होते हैं ना भाई, ऐसा बोला जाता है ना, गणेश जी। चंद्रचूड़,
जिसके चंद्र पर चूड़ हो, है ना, चंद्र पर, है ना, चूड़ पर चंद्र हो, जो चंद्र चूड़ बोला जाता है। श्वेतांबर, जिसने, श्वेतांबर कौन है भाई? श्वेत अंबर, जिसने श्वेत अंबर धारण किया हो, है ना, सरस्वती माँ। ठीक है, इसी प्रकार से द्वंद्व शब्द देखिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान या दोनों पद सम्मान हो, इसको भी ध्यान रखिएगा, दोनों पद सम्मान हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे भाई? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे इसमें योजक शब्द का यूज होता है, एक पहचान ऐसे भी याद रखिएगा, इसमें योजक का प्रयोग होता है, इसमें योजक का प्रयोग होता है। होता है, ठीक है भाई। जैसे माता पिता, माता और पिता, पति पत्नी, पति और पत्नी, ठीक है, भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन, लाभ हानि, लाभ और हानि, ऐसे। ठीक है, इसमें योजक शब्द का पूर्व तथा इस तरह के शब्दों का योजक शब्द में ये तो एक तो योजक चिन्ह ये होता है इसमें, और ये शब्द है योजक शब्द। ठीक है, और तथा इन शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, ये पहचान करने के लिए यहाँ, ठीक है भाई, ये द्वंद्व समास को पहचान करने के लिए। अब देखिएगा द्विगु समास, जिस समास ने पहला पद संख्यावाची हो, आपको कहीं पर भी दिखे संख्यावाची, ठीक है, पहला पद क्या होता है? संख्यावाची मिले तो, और उसका एक समूह मिलेगा आपको, संख्यावाची के साथ साथ क्या मिलेगा भाई? आपको समूह मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? आपका द्विगु समास कहते हैं। ठीक है भाई, देखिएगा चार आना, देखिए चार आनों का समूह मतलब 1 रुपया। ठीक है, इस प्रकार से तो वो तथा समस्त पद मिलकर एक समूह का बोध कराता है, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? द्विगु समास कहा जाता है। जैसे चौराहा, चौराहा कैसा होता है भाई? चौराहा ऐसा होता है ना भाई, है ना, ऐसा होता है ना चौराहा, ठीक है, ऐसा होता है ना चौराहा आपका, है ना, चौराहा ऐसा होता है ना, ये चौराहा, है ना। तो 4, 1, 2, 3 और 4, 4 रस्तों का समूह क्या कहलाता है भाई? चौराहा कहलाता है। ये चौराहा कहाँ, कौन सा सिविलाइजेशन की देन है? ये किस सिविलाइजेशन की देन है, किस सभ्यता की देन है? प्लीज बताइए कमेंट करके। हाँ, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन की, या हड़प्पा सभ्यता, जो आपने हिस्ट्री में, अभी हमने एंशिएंट हिस्ट्री, है ना, प्राचीन हिस्ट्री स्टार्ट नहीं करवाई है आपकी, ठीक है, अभी मॉडर्न से ही स्टार्ट करवाया था हमने आपको, ठीक है, तो उसमें बताएंगे कि आपका कैसा क्या है। ठीक है, तो भाई देखिए, जैसे चौराहा, सप्तऋषि, सप्तऋषि तारे होते हैं ना भाई, देखा होगा ना आपने, 7 तारों का समूह सप्तऋषि, है ना, आकाश में कई बार देखना। ठीक है, अभी तो पोल्यूशन के कारण ज्यादा दिखाई नहीं देते। ठीक है ना, अष्ट अध्याय, 8 अध्यायों का समूह अष्ट अध्याय। ठीक है, सतसई, है ना, पंजाब, पंजाब बताइए भाई कितने नदियों से मिलकर? पंजाब, पंचनद, पंचनद में, है ना, पंचनद, ठीक है, पंचनद, कौन कौन सी नदियां हैं? 5 आप पढ़ के आइएगा, मैं पूछूंगा जब आपको जीएस के कुछ। ठीक है, त्रिलोक, है ना, चौबन्नी, अठन्नी, ये ध्यान रखिए, ये त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। ठीक है, इसमें क्या होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है भाई, कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कर्मधारय समास, जिस समास में पहले पद तथा दूसरे शब्द के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध हो तथा उपमेय उपमान का संबंध हो, उसे क्या कहेंगे भाई? कर्मधारय समास कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे नीलकंठ, ठीक है, काली मिर्च, ठीक है, चंद्रमुख, हाँ, पीतांबर, श्वेतांबर। आप बोलोगे सर नीलकंठ तो उसमें भी बता रहे थे, आप इसमें भी बता रहे थे। भाई नीला है कंठ जिसका, ठीक है, अब नीला कंठ तो एक पक्षी भी होता है ना भाई, नीलकंठ आपका एक पक्षी भी तो होता है। और यदि कोई भी पद प्रधान ना मिले आपका, तो हम वहां पर दोनों पद प्रधान ना हो तो किसी अन्य की ओर इशारा करेगा तो वो बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। एक बात ध्यान रखना, एक तो कर्मधारय समास में आप थोड़ा ध्यान रखना, इसमें विशेष विशेषण की और उपमेय उपमान की तुलना भी की जाती है, विशेष विशेषण की तुलना विशेषता बताई जाती है। जैसे नीला कंठ, है ना, कंठ कैसा है? नीला, तो नीला रंग है, और रंग क्या होता है आपका? विशेषण, है ना। तो ये भी थोड़ा सा आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा।
उसके बाद भाई देखिए तत्पुरुष समास में ये कई बार पूछा जाता है भाई आपके एग्जाम में। एक तो क्वेश्चन ये पता है इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें आपका सेकंड पद प्रधान होता है, ठीक है भाई। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है आपका। देखिए आप इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है नंबर सेकंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। प्रधान होता है जिसमें समास में विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह आ जाता है। ध्यान रखिए जो विभक्ति कारक हमने पढ़ा था वही चिन्हों की बात कर रहे हैं, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। और मतलब जो घर बनाया है रसोई घर, तो इसमें देखिए राजकन्या, रसोई घर, रसोई के लिए घर, आप बीती, अपने पर बीती, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, है ना। और शिव अर्पण, शिव को अर्पण, जल मगन, जल में मगन, ठीक है। ये इस प्रकार के आकड़ी, राह खर्च, राह में खर्च, ठीक है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं आपके तत्पुरुष समास के। इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई विभक्ति जरूर मिलेगी। और उत्तर पद प्रधान मतलब सेकंड, द्वितीय पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान होता है। ये बात विशेष कर ध्यान रखिएगा आप, ठीक है भाई। ये आपके समास लगभग खत्म, ठीक है भाई। देखो ये जो द्विगु है आपका और कर्मधारी है, ये तत्पुरुष समास के ही पार्ट हैं, ठीक है। वैसे 4 ही होते हैं, ठीक है, ये इसके सब पार्ट है, ठीक है। अब देखिए भाई ये अविकारी और अव्यय शब्द, हमने विकारी तक कर लिया, तो अविकारी और अव्यय शब्द देखिए। ठीक है, अब देखिएगा जिनमें कुछ परिवर्तन ना हो, है ना, जिनमें अब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जहां पर भी आएंगे सेम टू सेम रहेंगे। इसमें वचन, लिंग का, ठीक है, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, व्याकरण की कोटियों पर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनके ऊपर, ठीक है। अब देखिएगा इसमें, और इसमें जिन शब्दों से लिंग, वचन और काल, आप ध्यान रखिएगा इसका, लिंग, वचन और काल से बदलते हैं, उन्हें अविकारी या नहीं बदलते, उन्हें क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द कहा जाता है। पहचान, ठीक है, इनकी पहचान कैसे है, जैसे छत पर, के सामने, ठीक है, तेज, धीरे धीरे, ठीक है, आदि। जैसे लड़के छत पर बैठे हैं, लड़की छत पर बैठी है, लड़कियां छत पर बैठी हैं, तो छत पर, है ना, तो पर शब्द में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, ठीक है, और ना ही कोई छत पे आ रहा, छत में आ रहा, ठीक है। तो ये कैसे शब्द होंगे भाई आपके अविकारी शब्द, अविकारी शब्द होंगे, ये आपके कैसे शब्द होंगे, अविकारी शब्द, ठीक है। अव्यय के 5 भेद हैं भाई, ठीक है, अव्यय के 5 भेद हैं, मतलब अविकारी शब्दों के कितने भेद है, 5 भेद है। और विकारी शब्दों के कितने भेद बताए थे भाई मैंने, प्लीज बताइए कमेंट करके, विकारी शब्दों के कितने भेद बताए थे मैंने। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6, 4, ठीक है ना, ठीक है। देखिएगा भाई क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, और एक निपात। निपात का मतलब होता है मतलब जोर डालना, है ना, बलाघात करना, जैसे जोर शब्द किसी पर जोर देकर बोलना, देकर देना, जोर देना करना, ठीक है, जोर देना, किसी शब्द पर जोर देकर बोलना उसे निपात कहते हैं। आप ही बताएंगे आपको आगे। भाई देखिए क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है। जैसे बच्चे जल्दी जल्दी लिखते हैं, अब बच्चे लिखते हैं, है ना, बच्चे लिखते हैं, अब ये तो शब्द हो गया आपका क्रिया, है ना। और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है कि बच्चे कैसे लिखते हैं, जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण आपका, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो भाई क्रिया विशेषण के आधार पर, क्रिया विशेषण के आधार पर 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं भाई, 4 भेद होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए भाई रीतिवाचक, अब रीति का मतलब क्या है ना, रीति का मतलब क्या है,
विशेषण रीति का मतलब होता है विधि, नियम, दशा आदि का संबंध विशेषता बताते हैं, उसे रीतिवाचक कहते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, ठीक है। नंबर 1 है रीतिवाचक, पहचान, हमेशा, प्राय, अचानक, रात भर, दिन भर, लगातार, धीरे धीरे, हर रोज आदि। हमेशा, प्राय, अचानक, रात भर, दिन भर, लगातार, धीरे धीरे, हर रोज, ये सारे किसके उदाहरण हैं भाई? आपके क्रिया विशेषण में रीतिवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आप ज्यादातर विकारी और अविकारी शब्दों को एग्जाम्पल से पढ़िएगा, उसमें भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें भाई बताइए कौन सा क्रिया विशेषण है, कौन सा विशेषण है, इस प्रकार से आपको पूछ लिया जाता है शब्द। जैसे पापा जी अचानक आप घर आ गए, ठीक है। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, ठीक है, कोई सुन लेगा, या ऐसा बोलते हैं ना, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, एक शायद कोई गाना भी था इस प्रकार से, है ना। तो उसके बाद भाई चीता तेज दौड़ता है ना, चीता दौड़ता तो है, क्या है? तेज, ठीक है। और वह दिन भर सोता रहा, वो दिन भर सोता है या सोता रहा, ठीक है। तो भाई दिन भर, रात भर, ठीक है, तेज, धीरे धीरे, अचानक, ये सारे शब्द पहचान है, आप बता सकते हो कि रीति को दिखाती है, रीतिवाचक दशा को दिखाती है, ठीक है भाई। उसके बाद भाई कालवाचक, ठीक है, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की समय संबंधी, काल का मतलब क्या होता है? समय, है ना। 3 काल होते हैं ना भाई आपके, 3 काल होते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। तो वो क्या बताते हैं आपको? समय बताते हैं, ठीक है, समय संबंधी विशेषता बताते हैं, तो उसे क्या कहते हैं भाई? उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। इसमें देखिएगा, पहचान, कल, परसों, जहां पे भी आपको लगे कि टाइम की बात हो रही है ना, डेज की बात हो रही है, आवर की बात हो रही है, तो आप ध्यान, दिन, बाद, है ना, वर्ष, पहले, सुबह, शाम, दोपहर, 20 दिन, 30 दिन, 3 बजे, 4 बजे, टाइम संबंधी बात हो तो वो आपका क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। जैसे मंजू कल चली जाएगी, है ना, मंजू कब चली जाएगी? कल चली जाएगी, ठीक है। वो सुबह आए थे, मामा जी कब आए थे भाई? सुबह आए थे, 10 साल पहले, है ना, 10 साल, ठीक है। ये क्या हो गया आपके? काल संबंध। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, है ना भाई। नेक्स्ट क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताए, स्थान संबंधी, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे भाई? क्रियावाचक विशेषण। जैसे दिल्ली, आगरा, छत पर, गली में, ठीक है, घर में, विद्यालय में आदि। एग्जाम्पल देखिएगा, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, खेल तो रहे हैं बच्चे, है ना, है ना, खेल तो रहे हैं, क्रिया तो कर रहे हैं, ठीक है, क्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन कहां पर कर रहे हैं? छत पर, है ना, क्रिया तो कर रहे हैं, ठीक है, तो कहां पर कर रहे हैं? छत पर। तो आपका क्या आ जाएगा? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। गाड़ी गली में खड़ी है, ठीक है, खड़ी तो है, ठीक है, पर खड़ी कहाँ है? गली में, ठीक है। वह गया, गया कहां पर? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली गया, तो ये स्थान संबंधी क्रियावाचक विशेषण हो जाएगा आपको। उसके बाद भाई परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण को दिखाएगा, ठीक है, ये शब्द क्रिया की माप तोल संबंधी, मेजरमेंट संबंधी, आपका माप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? आपका परिमाण वाचक विशेषण बोलेंगे, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण बोलेंगे, ठीक है। इसमें देखिए भाई पहचान, अब भाई 2 लीटर, 10 लीटर, 3 लीटर, है ना, ज्यादा कम, ज्यादा थोड़ा, ये ठीक है, तो ये मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लीटर में थोड़ा ज्यादा, ये सब। अब इसमें भी आपका क्या है? जैसे बुआ जी 2 मीटर कपड़ा लाई, है ना, लाई, लाना, देखो वो, अब मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है, मैं अब ये बताइए, मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है, कपड़ा है। अब ये बताइए कि इसमें क्या फर्क है, इस ऊपर वाले वाक्य में और इसमें नीचे वाले में? प्लीज पढ़ के देखिएगा आप। बुआ जी 2 मीटर कपड़ा लाई, लाना क्या हो गया? आपका क्रिया हो गई, है ना, लाना क्या हो गया? क्रिया हो गई, लाना क्या हो गया? क्रिया। और क्रिया की तो विशेषता क्रिया विशेषण वो कहते हैं जब क्रिया की, लेकिन यहां पर कपड़ा, ठीक है, और कपड़ा भी कितना है? 2 मीटर है, और कपड़ा क्या है बेटा? संज्ञा, और संज्ञा की
सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है? विशेषण। तो ये विशेषण शब्द हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अंतर है, एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अब देखिएगा नेक्स्ट, जैसे भूपेंद्र 2 दूध पीता है, ठीक है, पीना क्या हो गया? क्रिया होगी। आप ऐसे ही पहचान सकते हो वर्ड को, आप ऐसे ही पहचान सकते हो, शब्द को ऐसे ही पहचान सकते हो आप। ये क्रिया हो गई, पीना, दूध पीना, ठीक है। और कितना पीता है? 2 लीटर पीता है। माप तो संबंधी ये परिमाण वाचक हो गया। 10 मीटर कपड़ा लाया, ठीक है, दूध मिलेगा, ठीक है। भूपेंद्र के पास 2 लीटर दूध है, तो परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बेटा? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। सीमा छत पर बैठी है, चलो इसको देखिए, संबंध बोधक देखिए भाई। अब है नेक्स्ट, देखिए आपका संबंध बोधक अवय, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? संबंध बोधक अवय। जहां अवय शब्द एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु के साथ बताते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? आपका संबंध बोधक अवय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक अवय कहते हैं, ठीक है भाई। जो अवय शब्द एक वस्तु का संबंध, ठीक है, वाक्य में एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु के साथ बता देते हैं, उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक शब्द कहते हैं, ठीक है, संबंध बोधक शब्द कहते हैं। के सामने, है ना, के सामने, के आगे, के पीछे, के साथ, ठीक है, ये पहचान होती है इसकी। जैसे घर के सामने दुकान है, बच्चे के आगे कुत्ता है, ठीक है, शेर के पीछे आदमी है, तो के पीछे, के आगे, के सामने, इस प्रकार से, ठीक है। समुच्चय बोधक अवय वे अवय शब्द जो एक शब्द या उपवाक्य को दूसरे शब्द या उपवाक्य से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। समुच्चय बोधक अवय वही काम करते हैं। पहचान किंतु परंतु, ठीक है, जो तो जैसे राम और सीता बन गए, ठीक है, वन गए, वन है भैया, वन गए, ठीक है। नवीन पढ़ता है तथा, नवीन पढ़ता है तथा ये खेलती है, राधा खेलती है, ये आपका क्या हो जाएगा भाई? संबंध बोधक समुच्चय। जैसे विस्मयादि बोधक क्या होगा भाई? इसमें अचानक से कोई घटना घट जाए, है ना, या अचानक से कोई हास उल्लास का, शोक का, है ना, इस प्रकार से कोई वाक्य आ जाए, कोई घटना घट जाए, खुशी का माहौल बन जाए, ठीक है, ठीक है। जैसे हम कह देते हैं ना भाई, एग्जाम्पल, हे राम, हाँ, हे राम बचा ले, है ना, तो हे राम बचा ले, है ना, है ना, वाह, है? आज हम मैच जीत ही गए, है ना, आज हम मैच जीत ही गए। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपका विस्मयादि बोधक अवय होगा, ठीक है। निपात, है ना, निपात को ध्यान रखिएगा भाई। अब क्या है? वे अवय शब्द जो किसी वाक्य में आकर उसका अर्थ तो नहीं बदलते, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ तो नहीं बदलते, लेकिन किसी शब्द से विशेष जोर दिया या बल पड़ता है, किसी दो पर विशेष जोर या बल दिया जाता है, उसे अवय कहते हैं। जैसे ही, भी और तक, ठीक है, ये मैं पहले ही आपको जब अविकारी शब्द स्टार्ट हुए थे तो, ठीक है, 5 प्रकार के, तो मैंने बताया था कि भाई आपका ये विकार शब्द होगा, तो ये विकारी शब्द होगा, ठीक है। देखिएगा भाई इसमें एक बार, अभी आवाज आ रही है भैया आपको? देखिएगा भाई, अब इसमें निपात
हमने जैसे राहुल चलेगा, राहुल ही चलेगा, जैसे नॉर्मल वाक्य था राहुल चलेगा, राहुल ही चलेगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका निपात कहलाएगा। ठीक है, जिस पर जोर देकर वालाघात बोलते हैं इसको। ठीक है, वालाघात कर दिया जाए, किसी पर जोर दे दिया जाए, हिंदी का शुद्ध वाक्य। तो सचिन खेलेगा, सचिन ही खेलेगा। ठीक है, सचिन खेलेगा, सचिन ही खेलेगा। ठीक है, ये सब सचिन रात तक खेलेगा। ठीक है, तक भी आपका क्या होगा भाई, निपात शब्द होगा यहाँ पर। ठीक है भाई, आवाज क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। अब भाई आपका ये क्या है, काल टेंस, है ना, ये क्या है आपका काल टेंस। ठीक है, काल के बारे में पढ़ें, जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चल जाए, है ना, वर्ब के आपके क्रिया के समय का होने का पता चल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो काल कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने भेद हैं काल के, 3 भेद हैं, है ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भाई ये काल करवाएं क्या आपको या आगे करवाएं? एक बार काल करवाएं क्या, बताइए आप। काल का टॉपिक करवाएं या आगे बढ़े? शीतल जी, शेखर जी, खुशी जी, ओके, बिल्कुल भाई, है थोड़ा इंपॉर्टेंट तो करवा देते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है भाई सभी। देखो भाई, इसमें सबसे पहले हम भूतकाल की बात करते हैं। ठीक है, जब बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध होता है, भाई क्रिया कोई बाद में की गई हो, बीते हुए समय में की गई, तो उसे भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, काल के 6 भेद होते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, काल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद। ठीक है, 7 दिन होते हैं, एक बजरंगबली का दिन होता है, उस दिन भूत नहीं होता, है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना, 7 दिन होते हैं अब सप्ताह में। ठीक है, एक दिन बजरंगबली का होता है, इसलिए आप कह सकते हो कि काल के 6 भेद हैं। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, तो भाई जब बीते हुए समय में क्रिया का होना पाया जाता है, लेकिन समय का कुछ पता ना हो सके, तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल। ठीक है, इस नंबर 1 सामान्य भूत। नॉर्मल भाई जो काम डेली लाइफ में चलते हैं, सोनिया गई, राहुल आया, मैंने लेख लिखा, अब इसमें पता ही नहीं चला कि कब आई कब नहीं। ठीक है, तो ये सामान्य भूतकाल है। आसन भूतकाल, देखो भाई आसन भूतकाल का क्या है, जब क्रिया पूरी होती है भूतकाल में ही, लेकिन वर्तमान काल शुरू होने के ठीक जस्ट पहले, आसन का मतलब होता है ठीक जस्ट पहले। ठीक है, ठीक पहले, तो उसे जैसे जब क्रिया पूरी भूतकाल में हो, लेकिन वर्तमान काल शुरू होने से ठीक पहले पूरी होती है। वर्तमान काल शुरू होने से पहले मतलब जैसे अभी गया, है ना, जैसे सोनिया गई, है ना, तो कब गई, अभी गई, जैसे जिस प्रकार से। ठीक है, राहुल आया, ठीक है, राहुल अभी आया, सोनिया वह आई आया है, आया ही है, मतलब अभी ही जस्ट हुई है, समाप्त हुई है वर्तमान काल। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल, जब क्रिया का शुरू होना तो भूतकाल में पाया जाता है, लेकिन समाप्त होने के बारे में कुछ नहीं पता हो। ठीक है, ठीक है, समाप्त होने के बारे में कुछ नहीं पता हो, तो बच्चे पढ़ रहे थे। अब ये देखो, आप ये ध्यान रखिएगा, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, बच्चे पढ़ रहे थे, ये नहीं पता कि भाई बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं या नहीं। हमने जब देखा था, जब पास्ट में देखा था, उस टाइम पे बच्चे पढ़ रहे थे। राधा नाच रही थी, मतलब अभी भी नाच रही होगी, नहीं नाच रही होगी, ये कंफर्म नहीं। ठीक है, मोहन खाना खा रहा था, वह पढ़ रहा था। पूर्ण भूतकाल, जब भाई कंप्लीट हो जाता है वर्क, जब भूतकाल में क्रिया को समाप्त हुए काफी समय हो जाता है, ठीक है, लंबे समय बीत चुका होता है, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। आसन भूतकाल में क्या अंतर है, ठीक पहले, ठीक है, और अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, पता नहीं होता कि भाई कब समाप्त हुआ होगा। और उसी के साथ अब इसमें हम बात करते हैं, राम ने रावण को मारा था, बहुत टाइम पहले ही था। ठीक है, इसमें मैं 10वीं में पढ़ता था, मतलब बहुत 2-3 साल पहले पढ़ता हूँ। ठीक है, गाड़ी आई थी, पता नहीं कब आई थी गाड़ी, राम खाना खा चुका था, बहुत टाइम पहले की बात, मतलब काफी क्रिया जो है वो काफी
समय पहले पूर्ण हो चुके थे। इसमें संदिग्ध भूतकाल, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। यदि एग्जाम से क्वेश्चन बनता है तो इससे जरूर बनता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो इससे जरूर बनता है। यदि टेंथ से या काल से क्वेश्चन बनता है तो इससे जरूर बनता है। जब बीते हुए समय में क्रिया के होने पर संदेह पाया जाता है तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। जैसे भाई बच्चे खेल चुके होंगे और उसमें क्या था? अपूर्ण भूतकाल में, अपूर्ण भूतकाल में बच्चे खेल रहे थे, उसमें भी एंडिंग का नहीं पता था, इसमें संदेह है, इसमें संदेह बताया गया है, ध्यान रखना। इसमें खोल चुके होंगे, हमने मानकर चल रहे हैं कि ऐसा हो चुका होगा, पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि ऐसा हुआ भी है कि नहीं, इसलिए संदिग्ध है। इसलिए क्या है? संदिग्ध है। आप याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। इसमें संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल चुके होंगे, राम आ गया होगा, राम क्या होगा? आ गया होगा, तो आप देखिएगा। और इसमें वह उत्तीर्ण हो गया होगा। अब भाई रिजल्ट आ गया है, ठीक है, 10th और +2 का। अब मान लो परसों रिजल्ट आया है 10th और 12th का, तो आप ये देखिएगा कि हमें नहीं पता, मैं जैसे कोई मेरा रिश्तेदार है तो मैं उसको बोलूंगा भाई वो पास हो गया होगा, ठीक है। अब मुझे ये थोड़ी पता है कि मैंने नहीं देखा तो रिजल्ट उसका, ठीक है, कि हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह के आप एग्जाम्पल प्लीज एग्जाम में जरूर देख के जाइएगा, इसके एग्जाम्पल आप जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिएगा अपूर्ण भूतकाल से, ठीक है, अपूर्ण भूतकाल से, संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। और एक और आता है आपका हेतु एग्जाम में, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये दोनों, इससे भी कई बार कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। जब बीते हुए समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, हेतु भूतकाल कहा जाता है, वहां पर हेतु काल कहा जाता है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। जब बीते हुए समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है ना। यदि मैंने लेख लिखा होता तो अवश्य छपता, है ना, उसने लिखा नहीं, वो छपा नहीं, ठीक है। एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड करती है, ठीक है। बीते हुए समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है। यदि गीता आते तो मैं अवश्य आती, है ना, पिताजी आते तो मैं अवश्य चलता, पिताजी आए नहीं और वो चला नहीं, ठीक है। तो ये क्रियाएं हैं, ठीक है, ये हेतु भूतकाल है, ये ध्यान रखिए। अब भाई वर्तमान काल, इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, तो फिर भी मैं बता देता हूँ आपका, ठीक है। जो समय चल रहा है अभी हमें, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो क्रिया हो रही है और क्रिया होने का बोध है वर्तमान काल कहलाता है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, इसके 3 भेद हैं। सामान्य, ठीक है, सामान्य, जब सामान्य रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने का बोध होता है तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है भाई? सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। तुझे एग्जाम्पल देख ले, हम पढ़ते हैं, हम खेलते हैं, मतलब डेली वर्क, है ना, डेली वर्क जो हम करते हैं उसमें विराट खेलता है, इस प्रकार से, ये सामान्य सा बिल्कुल, ठीक है। अपूर्ण मतलब पूर्ण नहीं हो, जैसे हम पढ़ रहे हैं, अभी क्लास चल रही है, ठीक है, अभी भी चल रही है, तो इसका मतलब पूर्ण नहीं हुई है। तो इसमें क्या है? राहुल पढ़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, मैं पत्र लिख रहा हूँ या लिख रहा हूँ, इस प्रकार। संदिग्ध वर्तमान काल और संदिग्ध भूतकाल या अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। देखिए भाई, जब वर्तमान काल में क्रिया के होने पर संदेह पाया जाता है, ठीक है, वो संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। अब इसमें बच्चे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब संदिग्ध भूतकाल में क्या था? बच्चे पढ़ लिए होंगे और ये पढ़ रहे होंगे, ध्यान रखना इस शब्द का, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान काल में ये ही अंतर है, आप ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है? राधा नाच रही होगी, राधा नाच लिया होगा, राधा ने नाच लिया होगा, ऐसा, ठीक है, पास्ट दिखाएगा उसमें, और यहाँ पर वर्तमान शो हो रहा है, तो इसे ये संदिग्ध वर्तमान है, ठीक है, ये संदिग्ध वर्तमान काल है। आप इन बातों का, छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता भी होता है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी गलतियों को, हाँ भैया हमने देखा, अरे पढ़ रहे होंगे शब्द है, अरे ये तो वो भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। प्लीज इन बातों का ध्यान रखिएगा। मोहन लेख लिखता होगा, ठीक है, लिखता होगा, लिख लिया होगा, लिख रहा होगा, ये इस तरह के शब्द आप प्लीज ध्यान रखिए, ठीक है, ये संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। वह अब पढ़ रही होगी,
ठीक है, वह अब पढ़ रही होगी। ठीक है, इसमें आप देखिएगा भाई नेक्स्ट क्या है, भविष्यत काल। नेक्स्ट क्या है आपका, भविष्यत काल। देखिएगा भाई एक बार पढ़िए, एक मिनट। देखिए भाई इसमें भविष्य काल के दो भेद, भविष्य काल के दो, एक तो सामान्यतः भविष्य काल, भविष्य मतलब है ना फ्यूचर, हिंदी इंग्लिश में बोल रहे होगे सर आप तो हिंदी पढ़ा रहे हो और इंग्लिश में, नहीं भाई इंग्लिश और हिंदी साथ साथ चलती हैं। ठीक है, और हमारे उत्तर भारत के लोगों के साथ ज्यादातर यही प्रॉब्लम है कि ना तो हमें शुद्ध हिंदी आती है ना हमें शुद्ध इंग्लिश आती है ना। तो इसलिए मेरा ये मानना है जब भी आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ें, जैसे हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा सा साथ साथ पढ़ लीजिएगा तो आपको ज्यादातर जो डाउट रहे वो क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, चलो भाई देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है, सामान्य भविष्य काल क्या है। जब भविष्य काल के सामान्य रूप से क्रिया होने का स्वभाव होता है, संभावना होती है, तो वहां सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे हम कल दिल्ली जाएंगे, ये संभावना ही तो है भाई ना, हम कल दिल्ली जाएंगे, अभी तो हम दिल्ली से बोल रहे हैं। ठीक है ना, सीता गीता गीत गाएगी भाई, सीता गीत गाएगी, ध्यान रखिएगा, गीता गाएगी ये सब थोड़ा, राम रोटी खाएगा, है ना, ये नॉर्मली हम बोल देते हैं भविष्य, इससे ज्यादातर ऐसा अच्छा नहीं जाता भाई। संवाद और समित काल में क्रिया के होने पर संधि है ना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, समाज से भविष्य काल बोलते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो जाएगी, शायद आज चाय मिलेगी, है ना, शायद कल आपसे बात करें। ठीक है, शायद मैं जाऊं, है ना, तो इसमें संदिग्ध है भाई, जाएगा कि नहीं जाएगा, पता नहीं वर्षा होगी कि नहीं होगी, संदिग्ध है पूरा मामला। ठीक है, अब भाई अब नेक्स्ट वाक्य है हमारा वाक्य। ठीक है, इसके ऊपर सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को सार्थक, है ना, हमारे क्या है ना, सार्थक और एक निरार्थक, है ना, जिसका अर्थ ना निकले। ठीक है, निरार्थक। तो भाई सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं वाक्य के, बताइए भाई, वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, कमेंट करके बताइए प्लीज। कमेंट कीजिएगा भाई। 8, ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें बताइए भाई आपका, देखिए सबसे पहले विधानवाचक, जब सामान्य रूप से वाक्य में कोई बात कही जाए, ठीक है, सामान्य रूप से, तो इसे विधानवाचक या सामान्य वाचक वाक्य भी कहा जाता है, सामान्य वाचक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये निषेधात्मक आपको पता ही है, जहां पर नहीं या नकारात्मक भाव प्रकट होता है तो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम में आ रही है। ठीक है, जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, ना नकारात्मक भाव मिलेगा आपको। ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं पढ़ा जाता, नकारात्मक भाव। एक आपका भाववाचक, जब हम आपको वाच्य करवाएंगे, वाच्य, ठीक है ना, वॉइस करवाएंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो, है ना, वाच्य में आपको एक कृतवाच्य होता है, क्रमवाच्य होता है, एक भाववाच्य होता है। तो उस वाच्य में भी
आपका नकारात्मक भाव प्रकट होगा। ठीक है, वाच्य में भी आपका नकारात्मक भाव प्रकट होता है इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद भाई प्रश्नवाचक वाक्य, जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव होता है तो उसे जैसे क्वेश्चन मार्क भी मिलता है। ठीक है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, ठीक है, क्यों खड़े हैं। इच्छावाचक, जब किसी वाक्य में शुभ कामना, मनोकामना आदि का भाव प्रकट होता है ना। ठीक है, भगवान आपकी यात्रा सफल करें, है ना। कई क्या कह रहे हैं, सरकारी नौकरी दवा दो, है मेरी डीएसएसबी में जॉब लगने की तमन्ना है ना। DSSB किस किस की है भाई, कमेंट में यस लिखिएगा आप, किस किस की है कमेंट में यस कीजिएगा। ड्रीम सर, ओके सौरभ, सौरभ जी ड्रीम्स बिल्कुल, है ना, आप सभी की है मेरे हिसाब से, है ना, आप सभी की है। ठीक है, देखते हैं भाई डीएसएसबी क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कर पाती है ना। भगवान करे आपकी सभी की नौकरी जल्दी से लगे। ठीक है भाई, संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया के होने पर की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, संकेतवाचक कहते हैं। जैसे ही रात होगी आसमान में तारे निकल आएंगे, ये संकेतवाचक है। आप इसका एक एग्जाम्पल पूछा गया था एक बार, एक दो बार पूछा गया, कम पूछा गया लेकिन पूछा जरूर गया है। ठीक है, जैसे ही रात होगी आसमान में तारे निकल आएंगे, जैसे ही सुबह होगी मैं ऑफिस चला जाऊंगा, इस प्रकार के वाक्य भी आए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के वाक्य भी आए हैं एग्जाम में। ठीक है, संदेहवाचक, जब किसी वाक्य में क्रिया के होने पर संदेह होता है तो उसे संदेहवाचक कह जाते हैं। जैसे शायद DSSS भी अपनी प्रक्रिया पूरी कर दे, है ना भाई, है ना, ऐसा भी है ना। तो शायद आज वर्षा होगी, ठीक है, आज वर्षा होगी। आज्ञावाचक, ठीक है, किसी वाक्य में किसी के को आज्ञा, अनुमति या आदेश आदि, आदेश भी होता है भाई, ध्यान रखना इस बात का, आदेश भी होता है, आदि का भाव होता है तो उसे क्या बोलेंगे भाई, आपका आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद भाई जैसे तुम अंदर आ सकते हो, परमिशन की, है ना। उसके बाद तुम खाना बना लेना, तुम्हें यहाँ की आवश्यकता अनुमति दी जाती है, यहाँ खड़े होने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, विस्मयादिबोधक, ठीक है, जिस वाक्य में खुशी, हैरानी, आश्चर्य आदि का भाव होता है, जिस वाक्य में खुशी, हैरानी ना, ठीक है, आश्चर्य का भाव होता है उसे क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक। ये हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें सिंबल किस प्रकार का होगा भाई, ये आपका सिंबल में, ठीक है, ये विभक्ति चिन्ह में होगा। ठीक है, इसमें उसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद, है ना, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है आपका। ये पहले वाले का तो सिर्फ ये नॉर्मली पूछते हैं, लेकिन ये जरूर पूछते हैं, इसके एग्जाम्पल भी बहुत पूछते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आपके एग्जाम में एग्जाम्पल बहुत पूछते हैं। ठीक, देखिएगा भाई, सरल वाक्य एक तो, ठीक है, जिस किसी वाक्य में एक क्रिया का एक विधेय होता है ना, में एक क्रिया और एक विधेय होता है, उसे क्या कहता है, सरल वाक्य कहते हैं। जैसा नेहा पढ़ती, ठीक है, तो पढ़ना क्या हो गया, क्रिया, और बाकी क्या विधेय। ठीक है, और राहुल गया, रवि, मोहन पढ़ते हैं, सब संयुक्त वाक्य। ये और मिश्रित वाक्य बहुत ज्यादा बार पूछते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा बार आपके एग्जाम में ये पूछते हैं। देखिएगा भाई, जिस किसी वाक्य में एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ दिया जाता है, इसमें दो उपवाक्य होते हैं, ठीक है, इसमें दो उपवाक्य होते हैं, दो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, ठीक है, उनको जोड़ दिया जाता है, उनको जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जोड़ दिया जाता है, तो ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है भाई, आपका जो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, और इसमें देखिएगा, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो, ठीक है, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो, ठीक है, उन्हें योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा गया जाता है। और योजक चिन्ह क्या क्या होते हैं भाई, आपके जो मैंने आपके द्वंद्व समास में भी बताए थे योजक चिन्ह, ठीक है, तथा, और, किंतु, परंतु,
एवं, ठीक है, ये सब क्या है आपके योजक चिन्ह, ठीक है। आप जैसे निशा पढ़ती है और सीमा लिखती है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं और इसको योजक किससे जोड़ा गया है भाई, तथा से, ठीक है, किससे जोड़ा गया है ये, तथा से। इसी प्रकार से रवि और मोहन क्या करते हैं, खेल रहे हैं, रवि और मोहन, रवि भी खेल रहा है और मोहन भी खेल रहा है, ठीक है, रवि भी खेल रहा है, मोहन भी खेल रहा है, किससे जोड़ा गया है, और से, ठीक है। तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य, ठीक है। लेकिन मिश्र और मिश्रित वाक्य पर आश्रित होता है, ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ध्यान रखना, मिश्र और मिश्रित, आश्रित, श्री भी आता है ना, आश्रित, ठीक है, ऐसे याद रख लेना इसको, आश्रित, ठीक है, और ये श्री श्री से ऐसे याद रख लेना। आपको फिर भी आपको लगेगा एग्जाम में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना, एमसीक्यू आते हैं आपके, तो आपको जैसे डिस्क्रिप्टिव आएगा तो लिखना ही है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन यदि ऑप्शन में कई बार कंफ्यूजन बिल्कुल क्लोज दे देते हैं, ए और बी, ए या बी सी, इस प्रकार से, तो आप इस प्रकार से भी ध्यान रखिएगा इसको, ये पूछे जाते हैं संयुक्त और मिश्रित वाक्य आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें देखिए आप पहचान क्या होती है, जैसे यदि, जो, अगर, जिसकी, हाँ, जिसका, जिसकी, इस प्रकार से ये एग्जाम्पल है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, एक तो मेन वाक्य होगा जिसके ऊपर दूसरा वाक्य डिपेंड करेगा, ध्यान रखना, जिस पर डिपेंड करेगा वो एक प्रधान होगा, ठीक है, तथा और बाकी उपवाक्य उस पर आश्रित होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये इसका एग्जाम्पल बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आता है आपके, ठीक है, और ये आपके डीएसएसबी में भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, डीएसएसबी में आपके बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो जिन वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है तथा बाकी के उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं तो उसे मिश्रित या मिश्र वाक्य कहा जाता है, ठीक है, मिश्र या मिश्र वाक्य कहा जाता है, ठीक है। अगर तुम ऐसे ही पढ़ते रहे तो तुम्हारी सरकारी नौकरी भी लग जाएगी, है ना, अगर योजक आ गया भाई, अगर, ठीक है, ऐसे याद रख लेना बस, जैसे ही डिपेंड कर रहा है ना भाई, अगर पढ़ोगे तो सरकारी नौकरी मिलेगी भाई, ठीक है, क्या भाई पढ़ने के लिए तैयार हो आप सभी, है ना, यदि बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, है ना, यदि बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, तो यदि क्या है, यहाँ पर क्या है, पहचान है किसकी, ठीक है, आपकी आश्रित या मिश्रित वाक्य, ठीक है। उद्देश्य, क्या वाक्य में उद्देश्य के बारे में कहा जाता है तो उसे उद्देश्य कहा जाता है, जिस वाक्य के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है, और विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, ठीक है। भाई ये थोड़ा सा देख लीजिए आप, भाषा, भाषा के भेद नहीं होते, भाषा के रूप होते हैं, एक तो ये बात ध्यान रखिएगा छोटा, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में आपको रिलेट करती हैं, भाषा के, भाषा के आपके, ठीक है, आप ध्यान रखिए, भाषा के भेद नहीं होते, भाषा के रूप होते हैं, ठीक है, ठीक है, भाषा के 3 रूप है ना, भाषा के 3 रूप है ना भाई आपके, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, है ना। भाषा का प्राचीनतम रूप है, क्या है, मौखिक, बोलकर, बोलना, है ना, और लिखित का मतलब लिखना, स्थायी रूप है ये, हाँ ये पूछा गया अभी आपके, भाषा का कौन सा रूप स्थायी है, शायद मैंने पहली क्लास में आपसे पूछा होगा ये, जब मैं पहले फर्स्ट क्लास थी हिंदी की आपकी, ठीक है, उसमें भी मैंने पूछा था आपको, संकेतिक या चित्रात्मक, इसको वही सांकेतिक बोल सकते हैं या चित्रात्मक भी बोल सकते हैं, ठीक है, चित्रात्मक भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये रूप है बाद में जुड़ा है, ये रूप क्या है, ये रूप बाद में जुड़ा है, तो नवीनतम रूप कह सकते हो ये, ठीक है। मौखिक, जब हम अपने भाव विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो मौखिक रूप है, ठीक है। और इसमें लिखित में क्या है, जब भाषा, लिखित रूप स्थायी होता है जिसे हम अपने भाव को अपने पीढ़ी तक, आने वाली पीढ़ी तक, है ना, जैसे हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ने को मिलता है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, कहाँ से मिला, जब उन्होंने लिखा होगा कोई ना चंद्र बजाय, है ना, ने लिखा था ना, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था भाई, चंद्रप्रदाय ने लिखा था ना, उनके दरबारी कवि थे, तो उन्होंने लिखा था तो लिखित रूप हो गया अपना, ठीक है। तो व्यवहारिक भाषा, जिस भाषा का प्रयोग बोलचाल में करते हैं उसे भाषा के पक्ष, ठीक है। साहित्यिक भाषा, जिसमें नाटक, कहानी, उपन्यास, कविताएं ये सब लिखे जाए तो वो साहित्यिक भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा कहाँ
से निकली है भाई? देखना हिंदी भाषा कहाँ से निकली है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हिंदी भाषा वैदिक संस्कृति, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली और फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप बोलते हैं अपभ्रंश को, ठीक है। उसके बाद क्या आती है बेटा? हिंदी आती है, ठीक है। उसके बाद क्या आती है? हिंदी, ठीक है। आप ये बताइए पाली भाषा कौन से धर्म के अनुयायी लोग प्रयोग में लाते थे? किस कौन से धर्म के अनुयायी लोग प्रयोग में लाते थे पाली भाषा? ऑप्शन दे क्या? ऑप्शन दे। या वैष्णव? बताइए भाई। सी, ठीक है भाई। भाई बता देते हैं आपको। तो जो पाली भाषा है, ठीक है, वो तो आपका बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। और जो जैन धर्म है वो आपके क्या है? प्राकृत भाषा है, जो आपकी इसके अंदर लिखे गए। प्राकृत भाषा वो इसके अंदर है, प्राकृत, ठीक है। आपको ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अपभ्रंश शोरा सोनी और अपभ्रंश आदि मगधी अपभ्रंश इस प्रकार से पूछा जाता है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तो पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती है? शोर सैनी हिंदी से निकलती है ये, ठीक है। और पूर्वी हिंदी अर्धमगधी, ठीक है, पूर्वी हिंदी अर्धमगधी होती है। राजस्थानी आपको पता ही है, राजस्थान के मेवाड़ तरीके राज्य में मगधी से निकली हुई बिहार मगध में, और पहाड़ी खासकर अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है। हिंदी की कितनी बोलियां हैं भाई? हिंदी की आपकी 18 बोलियां हैं। हिंदी की आपकी कितनी बोलियां हैं? 18। ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। पूर्वी हिंदी की बोलियां, इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। पूर्वी में कौन सी भाषा? राजस्थान में आपको पता है जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, हड़ौती, ठीक है। बिहार की बोलियां, बिहार की बोलियां कई बार पूछ लिया जाता है आपके। मैथिली भाई आपके पूर्वांचल में भी बोली जाती है, ठीक है, और मगध एरियाज में भी ये थोड़ी, ठीक है, बोले भोजपुरी साइड में इस तरफ में बोली जाती है आपकी, ठीक है। पूर्वांचल में, बिहार में, दोनों में बोली जाती है भोजपुरी, ठीक है, मैथिली और मगधी। पहाड़ी हिंदी की बोलियां, इसमें गढ़वाल, कुमाऊं और ये जो आपका उत्तराखंड, नेपाल और जो एरिया है ना सिक्किम, इस साइड में बोला जाता है। आज समय की जो, हाँ, एक ये क्वेश्चन आया था भाई, आज की जो हम उत्तर भारत की जो बोलियां है खासकर, ठीक है, ये बोलियां वो कहाँ से निकली है? हिंदी बोलियां वो हिंदी कहाँ से निकली है? आपकी खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली से। अब उपसर्ग और प्रत्यय देख लीजिए भाई, उपसर्ग और प्रत्यय। वैसे मैंने बता दिया था आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, ठीक है। तो देखिए, वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर और किसी शब्द का अर्थ बदल देता है, वो उपसर्ग, आगे लगकर, ध्यान रखना, आगे लगकर, ठीक है, वो उपसर्ग कहलाएगा, ठीक है, अर्थ बदल देता है, ठीक है, उपसर्ग कहलाता है। जैसे उपकार, है ना, कार अलग है, उपकार, ठीक है, आकार, ठीक है, प्रकार। उपसर्ग के 3 प्रकार हैं, संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के, ठीक है, अंग्रेजी के, ये प्रकार देख लीजिए। संस्कृत के उपसर्ग नी, ए, और ये सब याद करने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया था जो बात है आपको उपसर्ग में, आपको कैसे याद करना है, अब वो इनको आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा जैसे अरबी भाषा में बे, है ना, बेजुबान, है ना, बेदर्द, इस प्रकार से, बेरहम, ये सारी आपकी अरबी भाषा में, है ना। बेशरम, हमदर्द, ठीक है, ये वाजिब, गैर, इस प्रकार, बाकायदा, बांसुरी, ठीक है, बाजीगर, ठीक है, इस प्रकार के शब्द हैं आपके। अंग्रेजी के उपसर्ग भाई इंग्लिश में ही दिखाई देंगे इसके, है ना, डिप्टी, है ना, कमिश्नर, वॉइस, है ना, वॉइस चेयरमैन, वॉइस गवर्नर,
है ना, सब इंस्पेक्टर, ये सब इंग्लिश के लिखे। प्रत्यय जो शब्द शब्दांश के किसी शब्द के पीछे लगकर उसका वृत्त, तो उपसर्ग में तो आगे लगकर और प्रत्यय में पीछे लगकर, ये मैं बता भी चुका हूँ, बिल्कुल नॉर्मली चीज है, ये सब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए जैसे प्रत्यय लगा, जैसे प्रत्यय के दो प्रकार का होता है, तद्धित और कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जिन शब्दों को जोड़ने से कोई भी शब्द क्या क्रिया नहीं बनता, तद्धित प्रत्यय कहता है। जब प्रत्यय लगने से किसी कोई शब्द क्रिया बन जाता है तो कृत प्रत्यय बोलते हैं। जैसे करना, है ना, कर और ना, पढ़ना, दौड़ना, ठीक है, ये चलना, ये क्रिया है तो कृत प्रत्यय बोलते हैं। संधि, ठीक है, ठीक है भाई, संधि को आपको हम आपके नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है, आपके नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। उसका रीजन ये है कि संधि को थोड़ा सा बेस बनाकर आपका ये वर्ण का वर्ग बताकर और फिर बताएंगे, ठीक है भाई। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। चलो आज की क्लास यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, ठीक है। और यदि किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता।